आज आपके लिए जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और मेल का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो होता है जीरो के ऊपर एक एरो, ये नर का निशान होता है मेल का, और फीमेल का निशान होता है जीरो के नीचे प्लस का निशान हो तो वो फीमेल का एक साइन होता है। उस और स्त्री को हम इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि ह्यूमन की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, बाह्य आकार की अलग अलग होती है, इनमें डिफरेंस पाया जाता है। इससे हम मेल और फीमेल को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। इस अवस्था को हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं, अर्थात लैंगिक द्विरूपता कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल को आसानी से पहचाना जा सके, अलग अलग, यानी कि पुरुष और स्त्री को पहचाना जा सके, नर और मादा को, तो इसको हम लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। देखिए, आप लोगों को एक और जानकारी है, ये छोटी सी बात है, लेकिन कई बार जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी कर रहे होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातें या जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है बायोलॉजी की, यही खास होती है। अगर आप टर्मिनोलॉजी को सही से सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से बायो बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। बायोलॉजी बहुत अच्छा लगने लगेगा सब्जेक्ट, और इसको पढ़ने में बहुत आनंद आने लगेगा। देखिए, जो ह्यूमन है, ये एक मैच्योर बेबी को बॉर्न करते हैं, वेल डेवलप्ड शिशु उत्पन्न होता है। ये बच्चों को जन्म देते हैं, मानव बच्चों को जन्म देता है, मानव की मादा। तो इनमें इस कंडीशन को क्या कहते हैं? बच्चों को जन्म देना, अंडे नहीं देते, वेल डेवलप्ड शिशु को जन्म देते हैं, तो इसको हम विविपेरी कंडीशन कहते हैं, जरायुजता। हिंदी में क्या कहते हैं? जरायुजता कहते हैं। और जो मेल या फीमेल बच्चे को जन्म देता है उसको विविपेरस या जरायुजी कह देते हैं। तो मानव विविपेरस होता है, जरायुजी होता है। जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुजी यानी विविपेरस कहलाते हैं, और जो अंडे देते हैं, जैसे पक्षी सारे अंडे देते हैं, रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, तो उनको हम ओविपेरस या अंडयुजी कह देते हैं। हम लिख देते हैं, चलिए, ओविपेरस या अंडयुजी, जो अंडे देते हैं। भ्रूण का विकास फिर बाद में शरीर के बाहर अंडे में ही इनमें होता है, और यहाँ विविपेरस शरीर के अंदर ही गर्भाशय में वेल डेवलप्ड एम्ब्रायो डेवलप हो जाता है, और फिर एक वेल डेवलप्ड बेबी बॉर्न होता है। नर जनन तंत्र, मानव में जो नर जनन तंत्र होता है वो देखिए किस प्रकार होता है। तो मानव के नर जनन तंत्र में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो प्राथमिक लिंग तंत्र होता है, लिंग अंग होते हैं, लैंगिक अंग, उनको हम गोनड्स कहते हैं, जिनको हिंदी में जनद कहा जाता है। और जनद जो है नर में होता है टेस्टिस, जिसे हम वृषण कहते हैं, और मादा में जो जनद होते हैं उन्हें हम ओवरी या अंडाशय कहा जाता है। तो जो जनद हैं, ये जनद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल के जनद को हम टेस्टिस कहते हैं अर्थात वृषण, और मादा के जनद को हम ओवरी या अंडाशय कहते हैं। अब देखिए, जो अंडाशय, ये जो मानव के, ये जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, इसके हाइपोथैलेमस भाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को, जो अग्र मस्तिष्क के सेरेब्रम के हाइपोथैलेमस भाग में लटकी रहती है। और इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है, इससे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन साबित होता है, सेक्रेट होता है। और ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है, ये गोनेड्स की ग्रोथ को, ये जो गोनेड्स है, जनद की वृद्धि करता है और डेवलपमेंट में सहायता करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो कौन सा हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन, ध्यान रखना। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यानी गोनेड्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ मेल में गोनेड्स होगा, टेस्टिस, और टेस्टिस से क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। इसके अलावा जो मादा में होता है, अगर मादा का गोनेड्स देखें, हम साथ साथ बताते चल रहे हैं, मादा में जो गोनेड होगा उसको हम ओवरी कहेंगे, और इस अंडाशय से ओवम बनेगा। म्योसिस के फलस्वरूप ही ये बनते हैं ओवम, जिसको हम अंडाणु कहते हैं। अब आते हैं, देखिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, द्वितीयक लैंगिक अंग, जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग। ये होते हैं मेल में और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, और तीसरा होता है वेस डिफरेंस, और फोर्थ होता है पेनिस। ये मेल में सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस के अलावा। टेस्टिस प्राइमरी ऑर्गन है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और सेकेंडरी ऑर्गन है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, वेस डिफरेंस और पेनिस। ऐसे ही ओवरी में भी जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक अंग आपको पता चल गया, द्वितीयक जो जनन अंग है, वो मेल में प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी और शिश्न होते हैं, और फीमेल में अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और स्तन ग्रंथियां द्वितीयक अंग होते हैं। अब देखिएगा, अब हम आपको बताते हैं जो नर जनन तंत्र है उसकी स्ट्रक्चर और उससे संबंधित
सभी स्ट्रक्चर्स के कार्य। मानव के नर जनन तंत्र में हम देखिए यहाँ से किडनी से शुरुआत करते हैं। देखिए तो किडनी बना दी हमने, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, और ये दोनों किडनी से निकले हुए यूरेटर हैं, मूत्र वाहिनियां जिन्हें कहते हैं यूरेटर या मूत्र वाहिनी, और ये जिसमें खुल रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से हमारे वृषण अर्थात टेस्टिस लटके रहते हैं जो शरीर से बाहर स्थित होते हैं ये टेस्टिस, और इन टेस्टिस के बाहर एपिडाइडिमिस यानी कि बारीक कुंडलित नलिकाओं की संरचना पाई जाती है, जिसे एपिडाइडिमिस कहते हैं। यह है हमारे टेस्टिस, दो टेस्टिस रहते हैं, मूत्राशय से संबंधित रहते हैं, और इसको हम मूत्र मार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा, और यहीं से ये मूत्र मार्ग है जो शरीर से शिश्न द्वारा अर्थात पेनिस द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। पेनिस है शिश्न, शरीर से बाहर ओपन होता है, और इसको हम मूत्र मार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग। देखिए किडनी से संबंधित यूरिनरी ब्लैडर जिसे मूत्राशय कहते हैं, इसमें यूरिन अर्थात मूत्र एकत्र रहता है। जब किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं तो यूरिया जो है, जो मूत्र है, वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर में ही एकत्र होता है। और यहीं पर मूत्र मार्ग में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, और प्रोस्टेट ग्रंथि के साथ ही सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय लगे रहते हैं। ये सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय अभी आपको पीछे बताया था, सेकेंडरी ऑर्गन है ये दोनों। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसको टेस्टिस को हम वृषण कह देते हैं, और इसके बाहर ये जो कुंडलित नलिकाओं का एक जाल सा जो इसके ऊपर पाया जा रहा है, इसको एपिडाइडिमिस कह देते हैं। टेस्टिस से जो पतली नलिकाएं निकल रही हैं, इनको हम शुक्रवाहिनियां कहते हैं। और देखिए जो पूरा वृषण है, जो हमारा कंप्लीट वृषण है, एक कोष के अंदर ये बंद रहता है। इस कोष के अंदर ये वृषण बंद रहता है, इसको हम स्क्रोटल सैक कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। और जो टेस्टिस है, टेस्टिस का जो वजन है लगभग 20 से 25 ग्राम होता है। प्रत्येक टेस्टिस का जो भार है वो 20 से 25 ग्राम होगा, और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसको ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई टेस्टिस की कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। और ये जो वृषण कोष है, इसको हम स्क्रोटल सैक कह रहे हैं। ये थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। वृषण कोष किसका काम करते हैं, थर्मो रेगुलेटर का। ये थर्मो रेगुलेटर का काम करते हैं। थर्मो रेगुलेटर का काम ये है कि ये शरीर से बाहर स्थित होते हैं वृषण कोष, और शरीर के अंदर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृषणों का कम रखते हैं। यानी टेस्टिस का तापमान कितना कम रखेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस शरीर के तापमान से कम रखने का काम करते हैं। एक बात और इसमें स्क्रोटल सैक में आती है, ये एक पतली मेम्ब्रेन द्वारा जुड़ा रहता है। उदर गुहा से, एब्डोमिनल पार्ट से एक नैरो ट्यूब से जुड़ा रहता है, और उस नैरो ट्यूब यानी पतली नली से जुड़ा रहता है, और उस पतली नली को हम, इस पतली नली का नाम है इनगुइनल कैनल या इनगुइनल ट्यूब। ये जो शरीर से बाहर निकलते हैं या उभरते हैं, उभार आता है, तो इनगुइनल कैनल बंद हो जाती है। कई बार ये अगर बंद नहीं हो पाती है, इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो ये साइज में इनगुइनल कैनल बन जाती है, साइज में इंक्रीज हो जाएगी ये, और साइज में इंक्रीज होने से एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम इनगुइनल हर्निया कहते हैं। प्रत्येक जो वृषण है वो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का बना होता है, शुक्रवाहिनी नलिकाओं का बना होता है। टेस्टिस है, और इसका जो निर्माण है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स से होता है। बहुत आसान है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं जो क्वाइड होकर, बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं ये क्वाइड होकर किसका निर्माण कर रही हैं, वृषण का निर्माण करती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। और इनसे वेस डिफरेंसिया निकलती हैं, और यही क्वाइड होकर, ये भी क्वाइड होकर जो बेस डिफरेंस हैं इनसे निकलेंगे, और ये बेस डिफरेंस क्वाइड होकर जो संरचना बनाते हैं उसी को हम एपिडाइडिमिस कहते हैं। एपिडाइडिमिस आगे की ओर बेस डिफरेंस में खुलता है, शुक्र वाहिनी में खुलता है। एपिडाइडिमिस कहां खुलेगा, शुक्र वाहिनी में खुलता है। ये पूरी संरचना एपिडाइडिमिस है, ये बेस डिफरेंसिया है, बेस डिफरेंस का ही पार्ट है। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स एक कनेक्टिव टिश्यू में पड़ी रहती है। उस टिश्यू का क्या नाम है जिसके अंदर ये पड़ी रहती है, कनेक्टिव टिश्यू में पड़ी रहती है। एक कनेक्टिव टिश्यू में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स संयोजी ऊतक में कनेक्टिव टिश्यू में पड़ी रहती हैं। इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, इनके ऊपर जो एक आवरण पाया जाएगा, ये इस आवरण को सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के ऊपर, ये तो कनेक्टिव टिश्यू में डूबी हुई है, और इनके ऊपर फिर एक बहुत पतला आवरण पाया जाता है जिसको ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहते हैं। ये सफेद रंग का आवरण होता है, और इस आवरण के अंदर
इस आवरण के अंदर लेडिक सेल्स पाई जाती हैं, यानी लेडिक कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं और इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, अंतराली कोशाएं। अंतराली कोशाएं भी इनको हम लेडिक सेल्स को कहते हैं। ये कहां पाई जाएंगी? जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स से पूरे वृषण का निर्माण हुआ क्वाइड होकर, तो इनके ऊपर जो आवरण होगा उसको हम ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहेंगे और इनके अंदर क्या पाई जाएंगी? लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल पाई जाएंगी, जिनसे नर हार्मोन निकलता है, मेल हार्मोन निकलता है, तो लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, जैसे मान लीजिए ये ट्यूबल है, ये पतली ट्यूबल है जो क्वाइड हुई है, तो इनके ऊपर ट्यूबल्स के ऊपर भी एक परत पाई जाती है, इन ट्यूबल्स के ऊपर भी एक परत पाई जाती है या एक बहुत पतला आवरण पाया जाता है। उस आवरण को हम ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। देखिए ये पूरी जो कॉइल है इसके ऊपर आवरण को क्या कहते हैं? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और जो इस ट्यूबिल के ऊपर, ये जो ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर जो पतली झिल्ली है उसको हम ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं और इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम बनती है। जनन एपिथेलियम, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? जनन एपिथेलियम। इससे क्या बनेंगी? विभाजन द्वारा इसमें डिवीजन होंगे और विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनिया बनती है। और स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? स्पर्म की मदर सेल होती है। स्पर्म की मदर सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और इनसे स्पर्म बन जाते हैं, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है और इस पूरी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है शुक्र जनन, शुक्र जनन। इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं इनके अंदर सरटोली की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। लेडिक सेल्स भी पाई जाएंगी और सरटोली की कोशिकाएं भी इसके अंदर पाई जाती हैं। सरटोली कोशिकाएं और सरटोली कोशिकाओं के अंदर के ऊपर ये जो स्पर्म है अपना सिर के द्वारा इसमें धसे रहते हैं या अटैच रहते हैं। स्पर्म सरटोली की कोशिकाओं में ही सिर की तरफ से जुड़े रहते हैं। इस बात ध्यान रखना, ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि सरटोली की कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? सरटोली कोशिका, सरटोली कोशा या कोशिकाएं। और लेडिक सेल्स के बारे में पूछा जाता है कि लेडिक सेल्स कहां पाई जाती हैं। जनरली ये सवाल आ जाते हैं, ये दोनों सवाल बहुत बार पूछे गए हैं कंपटीशंस में। अब देखिए शुक्र वाहिनी या वेस डिफरेंस ये किससे जाकर जुड़ता है? शुक्राशय से, यानी कि सेमिनल वेसिकल से जाकर जुड़ता है। और सेमिनल वेसिकल क्या बनाता है? इजाकुलेटरी डक्ट का निर्माण करता है और इजाकुलेटरी डक्ट जो है क्या करती है? एक टेम्पररी एम्पुला बनाती है, एक गांठ जैसी संरचना बनाती है जिसके अंदर स्पर्म स्टोर रहते हैं। अगला है देखिए यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग, जो आप लोगों ने पीछे चित्र में देखा अभी, तो मूत्र मार्ग में जो यूरिन है वो रिलीज होता है, स्पर्म इसी से जाते हैं बाहर। सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले पदार्थ और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले पदार्थ और इसके अलावा काउपर्स ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं और पेनिस द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद आता है शिश्न यानी पेनिस। पेनिस जो होता है इरेक्टाइल होता है और मस्कुलर होता है, पेशीय होता है और इसकी जो वॉल्स हैं वो काफी पेशीय और मस्कुलर होने की, इरेक्टाइल होने से इसकी वॉल्स को हम क्या कहते हैं? कार्पस स्पंजियोसम भी कहते हैं। अब है देखिएगा एसेसरी ग्लैंड्स में आता है सहायक ग्रंथियां, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इससे एक अम्लीय पदार्थ निकलता है और ये अम्लीय पदार्थ जो है वो वीर्य का यानी कि सीमेन का 30% पार्ट बनाता है। समझ लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो अम्लीय पदार्थ होता है वो वीर्य का 30% पार्ट बनाता है। और काउपर्स ग्लैंड जो प्रोस्टेट के ठीक पीछे स्थित होती हैं, ये सवाल भी आता है, सरटोली की कोशिकाएं, लेडिक सेल्स और काउपर्स ग्लैंड्स ये तीनों ही वृषण में स्थित होती हैं। इनको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। कौन कौन? लेडिक सेल्स, काउपर्स ग्लैंड और सरटोली की कोशिकाएं, ये सब वृषण में ही स्थित होती है, टेस्टिस में पाई जाती हैं। तो काउपर्स ग्लैंड प्रोस्टेट के ठीक पीछे स्थित होता है और इससे जो निकलने वाला पदार्थ होता है वो क्षारीय होता है और ये मैथुन के समय जो मूत्र मार्ग है उसको चिकना बनाता है और एल्कलाइन बनाता है, क्षारीय बनाता है, अम्लीयता को कम करता है। उसके बाद आता है सेमिनल वेसिकल। ये जो सेमिनल वेसिकल है ये यूरिनरी ब्लैडर अर्थात मूत्राशय के ठीक पीछे स्थित होता है और इससे दो पदार्थ रिलीज होते हैं। इससे स्रावित होने वाले पदार्थ में दो पदार्थ होते हैं, फ्रक्टोज जो स्पर्म को ऊर्जा अर्थात एनर्जी देते हैं और दूसरा है